आपने देखा कि बामसेफ ऐसे नहीं बना। बामसेफ में आज भी जोश बरकरार है, इसकी वानगी आपने देख लिया। साथियों, करुणा के सागर भगवान गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि संत रैदास महाराज, संत कबीर, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा फूले, विश्व विभूति बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी 125वीं जयंती हम अपने इस प्रांगण में मना रहे हैं। आरक्षण के जनक साहूजी महाराज, दक्षिण में मूल निवासियों की लड़ाई लड़ने वाले नारायणा गुरु, आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने वाले ईवी रामासामी नायकर पेरियार, सुदूर पहाड़ों में मूल निवासियों की आवाज बुलंद करने वाले बिरसा मुंडा, प्रथम शिक्षिका, महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले, प्रथम मूल निवासी स्वतंत्रता सेनानी उदा देवी पासी और तमाम अनाम बहुजन एवं मूल निवासी समाज के सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक परिवर्तन के अध्येता, उन सबको नमन करते हुए वर्तमान अध्यक्ष बामसेफ के माननीय जयराम जी और इस सत्र के अध्यक्ष माननीय बीडी बोडकर साहब, आज का ये जो सत्र है, बाबा साहेब का मिशन, वर्तमान स्थिति, भविष्य की चुनौतियां एवं हमारा दायित्व, बाबा साहेब की 125वीं जयंती पर समीक्षा। मेरे 2 स्टूडेंट हैं और वो दोनों स्टूडेंट बामसेफ पे पीएचडी कर रहे हैं। और हुआ यह है कि ये जो टॉपिक है ये सचमुच पीएचडी के लायक है सर। ये ऐसे एक समझ में समझने वाला नहीं है, लेकिन आपने होमवर्क दिया तो मैं इसीलिए डर रहा था कि बहुत खंगालने पड़े पेपर्स, और इत्तेफाक से मूल निवासी टाइम 12 साल का, कम से कम 1 साल का 1 या 2 पेपर 12 साल का मेरे पास रखा हुआ था मूल निवासी टाइम्स। मैंने उससे अपनी बात शुरू करी, लेकिन उसके बाद फिर बहुत इंटरव्यू करने पड़े, और इंटरव्यू करने के बाद जो मैंने फ्रेमवर्क बनाया है, मैं उस फ्रेमवर्क में बात करूंगा और आपको वो फ्रेमवर्क बता दूं, जिससे कि अगर कोई पॉइंट छूट जाए तो आप बाद में उसको रिफर कर सकते हैं। आज हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले सामाजिक क्रांति संस्थान परिसर, राष्ट्रीय पिता ज्योतिबा फूले सामाजिक क्रांति संस्थान परिसर कहां पर है साथियों? अरे जहां हम बैठे हैं वहीं पर है, ये कहिए ना। अभी तक हम लोगों के दिमाग में ये बात नहीं घर कर गई है कि सचमुच हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले सामाजिक क्रांति संस्थान परिसर में बैठ करके ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जो हमारा अपना परिसर है। और ये ऐतिहासिक क्षण आया है। अभी आपने देखा जो लाइन लगी हुई थी, इसलिए जरूरी है इसको अंडरलाइन और रेखांकित करना। साथियों, ये आप फिर से रेखांकित कर लीजिए, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले सामाजिक क्रांति संस्थान परिसर। ये बाद में मैं इसको फिर से प्रयोग करूंगा जब हम भविष्य की बात करेंगे। फिलहाल बाबा साहब के मिशन और उससे जुड़ी हुई जो बातें हैं, दायित्व के विषय में पूछा गया है। इस शीर्षक में 4 दायित्वों का बोध करवा रहा है यह शीर्षक।
और यही मेरा फ्रेमवर्क है 4 दायित्वों का। पहला दायित्व, बाबा साहेब के मिशन से हमारा क्या तात्पर्य है। पहला दायित्व, बाबा साहेब के मिशन से हमारा क्या तात्पर्य है। दूसरा दायित्व, मिशन की वर्तमान स्थिति क्या है। और तीसरा दायित्व, मैं थोड़ा सा बदल करके चुनौतियों को पहले ले रहा हूं, इसलिए तीसरा दायित्व मेरे लिए बाबा साहेब के मिशन की मुख्य चुनौतियां क्या हैं, और चौथा, बाबा साहेब के मिशन का भविष्य क्या है। लगभग जो तीसरा और चौथा है वो मिला हुआ है। अगर हम चुनौतियां समझ लेंगे तो भविष्य शायद सुंदर होगा। अगर हम चुनौतियां नहीं समझ पाए तो भविष्य अंधकारमय हो सकता है। इसलिए यह तीसरा और चौथा कुछ मिला हुआ है। लेकिन साथियों, सबसे बड़ा प्रश्न है बाबा साहेब का मिशन क्या है। अगर हम मिशन नहीं समझेंगे तो उसकी वर्तमान स्थिति नहीं समझेंगे और उसकी चुनौतियां और उसका भविष्य। तो इसलिए आवश्यक है कि हम मिशन क्या है इसको समझें। यहां पर मैं मिशन के 3 पक्षों को रखना चाहता हूं। बाबा साहेब के मिशन के 3 पक्ष हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन एक समाजशास्त्री होने के नाते मैंने जैसे देखा उनको 3 पक्षों में दिखाई पड़ा। वो पहले तो मिशन का शाब्दिक अर्थ क्या है, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ मिशन। दूसरा, मिशन का मूल्यात्मक अर्थ क्या है, इसके अंदर इसके अंदर निहित मूल्य क्या है, व्हाट आर द वैल्यूज एनश्राइंड इन दिस मिशन। और थर्ड, मिशन का व्यवहारिक पक्ष क्या है, व्हाट इज द प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ मिशन। इसलिए साथियों, इस फ्रेमवर्क में मैं अपनी बात रखूंगा। उसके बाद मिशन को बामसेफ ने कैसे समझा है, यह बहुत आवश्यक है कि मिशन को हम जनरल रूप में समझ सकते हैं, लेकिन बामसेफ ने मिशन को कैसे समझा है इस बात को रेखांकित किया जाए। और उसके बाद मिशन को क्या बामसेफ के बाहर भी लोगों ने समझने का प्रयास किया है, इस पर भी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। इसलिए बामसेफ के मिशन की चुनौतियां, उनको देखने के 3 स्तर मैंने रेखांकित किए। 3 स्तर हैं बामसेफ के अंदर की चुनौतियां, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द चैलेंजेस इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बामसेफ। दूसरा, बामसेफ के बाहर मिशन की चुनौतियां, जो मूल निवासी समाज में SC, ST, OBC के संगठन काम कर रहे हैं, उन्होंने किस प्रकार की चुनौतियां हमारे समक्ष रखी हैं। और तीसरा, सर्व समाज, जिसमें ब्राह्मण समाज भी एक समाज है, उसने हमारे लिए कौन सी चुनौतियां रखी हैं, और उसके बाद मैं भविष्य की गणना करूंगा। साथियों, अगर मिशन का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो मिशन का शाब्दिक अर्थ होता है जीवन का लक्ष्य। अर्थात एक अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर के मिशन को जीवन का लक्ष्य बना करके जीने वाले कितने लोग हैं। और अगर बाबा साहेब के कारवां को जीवन का लक्ष्य बना करके जीने की परंपरा पड़ गई है तो मिशन हो सकता है, नहीं तो हमारे लोग हमेशा कमीशन में लग जाते हैं। अब मिशन का शाब्दिक अर्थ दूसरे शब्दों में क्या हो सकता है। एक तो जीवन का लक्ष्य हो गया, दूसरा मिशन का लक्ष्य होता है या मिशन का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ, मिशन किसी भी संगठन का लिखित मूल उद्देश्य होता है। लिखित मूल उद्देश्य, केंद्र बिंदु, उसकी घोषणा। किसी भी
संगठन का मूल उद्देश्य, केंद्र बिंदु और उसकी घोषणा पत्र, साधारणतः लंबे समय तक यह मिशन बदला नहीं जाता। किसी भी संगठन का मूल लक्ष्य, केंद्र बिंदु बदला नहीं जाता बहुत दिनों तक। अगर इसको थोड़ा सा और सरल करके देखें तो मिशन एक फिल्टर की तरह होता है। मिशन इज जस्ट लाइक ए फिल्टर जो अनावश्यक चीजों को आवश्यक चीजों से अलग करता है, पृथक करता है। क्या केंद्र बिंदु जो रखा है उसके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है, क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है। और यहीं पर मिशन विजन से अलग हो जाता है। मिशन विजन से अलग हो जाता है। मिशन एक लक्ष्य है जिसकी प्राप्ति हमें करनी है और विजन वो मार्ग है जिसके माध्यम से मिशन को हमें तैयार करना है। यह शाब्दिक अर्थ है मिशन का। अब हम आते हैं मूल्यात्मक अर्थ पर। मूल्यात्मक पक्ष क्या है? मिशन का मूल्यात्मक पक्ष, बाबा साहेब के मिशन का मूल्यात्मक तात्पर्य है जो कि हमारे यहां बामसेफ ने परिपादित किया। कम से कम मेरे रिसर्च काल में अभी तक मैंने मिशन की जो परिभाषा है उसको इन शब्दों में नहीं पढ़ा और वो मुझे बामसेफ के पत्रों में मिला और उससे मैंने लिया। तो मुझे लगता है कि बामसेफ का मिशन और बाबा साहेब का मिशन लगभग एक ही है। इसलिए क्या है? समता या समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं सामाजिक न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना ही फूले अंबेडकरी विचारधारा को मानने वालों का जीवन लक्ष्य होना चाहिए, यानी कि मिशन होना चाहिए। यह बात एकदम रेखांकित की और यह कोई कपोल कल्पित नहीं है। तो समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व और सामाजिक न्याय पर आधारित सामाजिक स्थापना, यह कोई कपोल कल्पित कथा नहीं है। यह बाबा साहेब के द्वारा अपने मुखार बिंदु से या अपने हाथों से लिखे गए शब्द हैं। जब बाबा साहब से पूछा गया कि आपके सपनों का भारत या समाज कैसा होना चाहिए, तो बाबा साहब ने कहा, मेरे सपनों का समाज अगर कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित समाज होना चाहिए। यह मेरे सपनों का समाज है। तो इसलिए बाबा साहब के मुख से बोले गए वचनों का या बाबा साहब के हाथ से लिखे गए शब्दों को पिरोकर बाबा साहब के मिशन की संकल्पना बामसेफ ने रखी है, ऐसा मेरा मानना है। अब आते हैं, अगर ये शाब्दिक अर्थ और मूल्यात्मक अर्थ समझ में आ गया हो तो मिशन का व्यवहारिक पक्ष भी समझ लिया जाए। मेरे दृष्टिकोण में मिशन का व्यापारिक पक्ष है मिशन के मूल्यों के लिए, मूल्यों की प्राप्ति के लिए आंदोलन करना। मिशन को ऐसे नहीं प्राप्त किया जा सकता। यहां पर हम बैठे हैं ज्योतिबा फूले परिसर में, सामाजिक क्रांति परिसर में बैठे हैं और आकर के बैठ गए, टाई वाई लगा ली तो मिशन अपने आप मिल जाएगा। मिशन ऐसे प्राप्त नहीं होता। मिशन का व्यवहारिक पक्ष है आंदोलित होकर के, आंदोलन करके उस मूल्य को प्राप्त करना जिसको हम यहां पर केंद्र बिंदु मान करके अपना मिशन बता चुके हैं, यानी कि समता मूलक समाज की स्थापना, अर्थात समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय के आधार पर जब हम अपने समाज की संरचना को बनाते हैं और उसके लिए आंदोलित होते हैं, तब मिशन का व्यवहारिक पक्ष सामने आता है।
इसका मतलब यह हुआ मिशन और आंदोलन में गहरा रिश्ता है साथियों। मिशन बिना आंदोलन के प्राप्त नहीं हो सकता। अब आंदोलन क्या है? आंदोलन सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ, सामाजिक यथास्थिति के खिलाफ, उसको या बनाए रखने के लिए या बदलने के लिए व्यक्तियों के सामूहिक एवं निरंतर प्रयास का नाम है। आंदोलन सामूहिक प्रयास है व्यक्तियों का और निरंतर प्रयास। यह नहीं कि एक बार कर लिया और बैठ गए। यह निरंतर प्रयास की प्रक्रिया है जिसमें हम व्यवस्था को बदलने का प्रयास करते हैं या अपनी व्यवस्था को बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन साथियों, इस आंदोलन के ये जो दो कारक हैं, सामूहिकता और निरंतरता, दो कारकों के अलग भी 4 और मूल कारक होते हैं आंदोलन के, जिनसे आंदोलन बनता है। वो 4 मूल तत्व हैं: कैडर, लीडरशिप, नेतृत्व, विचारधारा और संगठन। यानी कि आंदोलन के 6 तत्व हो गए: सामूहिक प्रयास, निरंतर प्रयास, निरंतरता, कैडर, लीडरशिप, विचारधारा और संगठन। अब अगर एक एक को समझेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, मैं अलग अलग नहीं समझाना चाहता, लेकिन एक बात जरूर समझनी चाहिए और वो है विचारधारा। आखिर विचारधारा क्या होती है? विचारधारा को बहुत ही आसान शब्दों में समझा जा सकता है कि विचारों की व्यवस्था, विचारों की ऐसी व्यवस्था जिस पर सामाजिक एवं राजनैतिक कृत्य आधारित किया जा सके, उसको विचारधारा कहते हैं। विचारों की एक ऐसी व्यवस्था जिस पर सामाजिक एवं राजनैतिक कृत्य को आधारित किया जा सके। दूसरे शब्दों में विचारधारा की एक अन्य परिभाषा हो सकती है और उसके साथ में विचारधारा एक विशाल एवं समग्र विचारों का पुंज है जिसके तहत हम देख सकते हैं समाज में क्या गलत हो रहा है और क्या सही, और उसको सही और गलत को अपने आंदोलन से समझ करके हम अलग कर सकते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि वास्तविकता में इस विचारधारा को भांपने में गफलत हो सकती है, और गफलत इसलिए हो सकती है क्योंकि समाज में जितनी भी विचारधाराएं हैं, जितनी भी विचारधाराएं एक समाज में पल्लवित होती हैं, वो रूलिंग क्लास की विचारधाराएं होती हैं। इसको कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने कहा था। रूलिंग क्लास, जो वर्चस्ववादी समाज होता है, जैसा कि भारतवर्ष में ब्राह्मणवाद या ब्राह्मणवादी समाज वर्चस्ववादी है, उसकी विचारधारा हर एक जगह दिखाई देती है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो आपके राजनीति हो, चाहे वो मार्केट हो, उन सब में वह विचारधारा दिखाई देती है। इसलिए गफलत हो सकती है, और इस गफलत को दूर करने के लिए हमें अपनी विचारधारा स्वयं बनानी पड़ेगी, जिसके लिए हमें लीडरशिप की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हर व्यक्ति विचारधारा नहीं बना सकता। जन सामान्य डेटा दे सकता है, जन सामान्य तथ्य दे सकता है, लेकिन जन सामान्य उसको एक सुचारू रूप से तारतम्य बैठा करके उसको एक फिनिश्ड गुड की तरह नहीं पेश कर सकता। इसलिए साथियों, इस आंदोलन क्या हर एक आंदोलन में बुद्धिजीवियों की आवश्यकता पड़ती है, जिनको हम लीडर्स कहते हैं, उनकी आवश्यकता पड़ती है। और इसके तहत मुझे याद आते हैं एंटोनियो ग्राम्ची, जो कि सर्वहारा की लड़ाई इटली में लड़ रहे थे। सर्वहारा की लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने कहा समाज में 2 प्रकार के बुद्धिजीवी होते हैं। एक पारंपरिक बुद्धिजीवी जो कि यथास्थिति बनाए रखना चाहता है,
आपने देखा होगा टेलीविजन पर बैठ करके बहुत बुद्धिजीवी आते हैं और अपना अपना राग अलापते हैं, लेकिन वो सामाजिक परिवर्तन या संरचनात्मक परिवर्तन की बात नहीं करते, वो परंपराओं की बात करते हैं और इसलिए वो पारंपरिक जो है लीडर या बुद्धिजीवी बन जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत एक जैविक बुद्धिजीवी होते हैं जो सर्वहारा वर्ग के अंदर समाज को समझते हैं, उनकी दिक्कतों को समझते हैं, उनके शोषण को समझते हैं और उन सब का मिश्रण करके एक विचारधारा तैयार करते हैं जो परिवर्तन की विचारधारा होती है। इसलिए सभी बुद्धिजीवियों को आप बुद्धिजीवी मत समझिएगा। सभी बुद्धिजीवी आपके समाज का काम नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे आंदोलन की कि हम जो कुछ अच्छा बोला, अरे यार उसने बहुत अच्छा बोला यार रवीश कुमार बहुत अच्छा बोलता है यार, अरे भैया लेकिन वो किसके लिए बोल रहा है, कहां बोल रहा है, वो किसकी नौकरी कर रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा। तब कहीं जा करके हमें लगेगा कि हम कौन से बुद्धिजीवी को अपना माने और कौन सा बुद्धिजीवी दूसरी तरफ खड़ा है। ऐसा नहीं है कि शेर की खाल में भेड़िया भी हो सकता है, तो इसलिए आपको वो भी समझना पड़ेगा। अब आते हैं साथियों वर्तमान स्थिति पर। ये मिशन को मैंने समझाया, मिशन का शाब्दिक अर्थ, तात्विक अर्थ और व्यवहारिक अर्थ, लेकिन मिशन का वास्तविक अर्थ तो मेरे लिए वही है जो बामसेफ ने बनाया है और मुझे लगता है उसी के आधार पर एक साइंटिफिक, वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विचारधारा पल्लवित हुई है। एक साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव आइडियोलॉजी वो पल्लवित हुई है, वो देखना पड़ेगा। वर्तमान स्थिति दो प्रकार से आंकी जा सकती है, मैंने बताया था। एक तो हम बामसेफ का आकलन करें। बामसेफ ने अब तक क्या किया है। 1978 में औपचारिक रूप से बामसेफ जब बना तो उसने अब तक क्या किया है, यह आकलन कर लिया जाए तो हम वर्तमान स्थिति का पता लगा सकते हैं बाबा साहेब के मिशन की। क्योंकि आप सबका भी मानना है और थोड़ा बहुत जो मेरा ज्ञान है, मैं समझता हूं कि बामसेफ के मिशन को अगर आजादी के बाद किसी गैर सरकारी, गैर राजनैतिक, गैर अंशनात्मक, गैर धार्मिक संगठन ने अगर आगे बढ़ाया है तो वो अखिल भारतीय स्तर पर बामसेफ है, इसके सिवा और कोई नहीं। मैं इसको अखिल भारतीय क्यों कह रहा हूं, उसके आंकड़े मैंने पता किया तो मुझे पता चला 21 राज्यों में बामसेफ का संगठन आज विद्यमान है, चाहे वो किस रूप में हो। तो इसका मतलब वो अखिल भारतीय स्तर पर हुआ। तो अगर 32वां राष्ट्र सम्मेलन आप बना रहे हैं और 32वें राष्ट्र सम्मेलन को बनाते हुए एक विचारधारा के तहत आपने ये काम आगे बढ़ाया है, तो मुझे लगता है कि बामसेफ का मिशन आज भी अगर अखिल भारतीय स्तर पर कोई चला रहा है तो वह यह बामसेफ है जो चला रहा है। मुझे लगता है बाकी और बामसेफ या तो शैडो ऑर्गेनाइजेशन बना दिए गए और या फिर मूल निवासी, भारतीय मूल निवासी संघ। मैंने कल एक बामसेफ का वो देखा पोस्टर, एक तरफ बामसेफ लिखा हुआ था और दूसरी तरफ लिखा था भारतीय मूल निवासी संघ। तो मुझे समझ में आ गया कि यह बामसेफ का संगठन नहीं है जो बाबा साहब के मिशन को आगे लेकर के चल रहा है, और उस बामसेफ के साथ साथ वो भी राजनीतिक हो गया है क्योंकि उसकी एक राजनीतिक पार्टी बन गई है। इसलिए साथियों, आज बड़े होश और हवास से अंडरलाइन करते हुए मैं ये अपने रिसर्च से बोल रहा हूं कि अगर अखिल भारतीय स्तर पर कोई
गैर राजनैतिक, गैर धार्मिक एवं गैर अंशात्मक संगठन बाबा साहेब के मिशन को लेकर के चल रहा है तो वो ये बामसेफ है, कोई और नहीं। अब मैं इसकी बात करता हूं कि बाहर, बामसेफ के बाहर क्या बाबा साहेब के मिशन को समझने का प्रयास किया गया? क्या बाबा साहेब के मिशन को विचारधारा के आधार पर समझने का प्रयास किया गया या उनको समग्रता से समझने का प्रयास किया गया? मुझे लगता है कि जहां तक मेरा शोध है, मैंने भारतवर्ष में 8 प्रकार के, जिनको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, उनके 8 प्रकार के आयोजन देखे हैं। कम से कम 8 प्रकार के आयोजनों में अगर एक मतता देखें तो वो दिखाई नहीं पड़ रही है। पहला मैंने सामाजिक आयोजन देखा, जिसके तहत लोग, बहुत सारे मेरे दोस्त तनोज बेशराम मुझे कहते हैं आप ये जो फ्रीलांसिंग है वो बंद कर दीजिए, क्योंकि आप बहुत फ्रीलांस करते रहते हैं, इधर गए उधर गए, ऐसे गए वैसे गए। तो मैं वो बात ध्यान में रख करके देख रहा था कि बहुत सारे आयोजन होते हैं, सामाजिक आयोजन। बाबा साहब की जयंती पर 14 अप्रैल, 6 दिसंबर, 14 अक्टूबर, आजकल तो फूले साहू, माता सावित्रीबाई फूले, इन सब पर आयोजन होने लगे हैं लगातार। इनको मैं सामाजिक आयोजन कहता हूं। लेकिन क्या ये आयोजन विचारधारात्मक धरातल पर हो रहे हैं? इनको करने वाले क्या विचारधारा के आधार पर कर रहे हैं, कन्विक्शन के आधार पर कर रहे हैं कि कन्वीनियंस के आधार पर कर रहे हैं? दूसरा जो आयोजन मैंने देखा वो राजनीतिक आयोजन है। राजनीति, 2 प्रकार की राजनीति, एक जो सबल जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लीडर्स हैं और फॉलोअर्स हैं, वो सबल समाज बाहुल्य वाले दलों में जाकर के अपनी राजनीति करते हैं और वो SC ST प्रकोष्ठों में बंद रहते हैं। यद्यपि उनकी जनसंख्या मनुवादियों से ज्यादा है उस दल के अंदर, लेकिन फिर भी वो SC ST प्रकोष्ठों में बंद हैं। और इस प्रकार की लीडरशिप को मैं परतंत्र लीडरशिप कहता हूं। परतंत्र लीडरशिप यानी कि डिपेंडेंट लीडरशिप। और इसलिए ये परतंत्र इसलिए है क्योंकि ये बोलना नहीं जानते, मुंह खोलना नहीं जानते, और अगर मुंह खोलते हैं तो इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। उसके साथ साथ एक आत्मनिर्भर SC ST OBC राजनीति चल रही है, जिसको बाबा साहब ने शुरू किया था अपने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से, बाद में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन RPI, उसके बाद जो है दलित पैंथर्स और बहुजन समाज पार्टी, और उसके बाद और भी अनेक पार्टियां आई हैं। ये आत्मनिर्भर तो हैं, लेकिन वास्तविकता में राजनीति में प्रवेश करने के बाद क्या ये विचारधारात्मक धरातल पर सहिष्णु रह सकती हैं या आत्मनिर्भर रह सकती हैं, या ये भी घालमेल का शिकार हो जाती है? इसके बाद एक आंदोलन साहित्य का है, जिसको वास्तविकता में, सर माफ कीजिएगा ये शब्द लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दलित साहित्य का आंदोलन कहते हैं इसको।
इसको और कोई कह ही नहीं सकता, क्योंकि ये दलित साहित्य का आंदोलन इसी महाराष्ट्र की धरती से 1960 में आरंभ हुआ और आज दलित साहित्य बढ़ चढ़ करके अपनी आत्मकथाएं लिख रहे हैं, एक आंदोलन के रूप में आत्मकथाएं लिख रहे हैं। यद्यपि इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है, लेकिन यह आंदोलन के रूप में चल रहा है। उसके बाद आता है कर्मचारियों का आंदोलन, जिसमें बामसेफ कर्मचारियों का आंदोलन है, लेकिन इसके बाद बाहर भी बहुत सारे अनुसूचित जाति जनजाति आंदोलन चलते हैं, जो वेलफेयर एसोसिएशन के रूप में चलाए जाते हैं, लेकिन वेलफेयर कर्मचारियों का नहीं, स्वयं का वेलफेयर होता है। इसके बाद साथियों एक और आंदोलन सामने आ रहा है आजकल, वो है एससी एसटी स्वयंसेवी संगठनों का आंदोलन। और एससी एसटी स्वयंसेवी संगठनों का आंदोलन, पॉल दिवाकर आए थे मेरे ख्याल से यहां पर, NCDHR नेशनल कैंपेन फॉर दलित ह्यूमन राइट्स, और वो लोग इतने प्रभावशाली हैं कि वो यूनाइटेड नेशंस में भी चले जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस में जाकर के गुहार लगाते हैं कि हमारे मानव अधिकारों का हनन हो रहा। लेकिन उन आंदोलनों ने, मैं इल्जाम लगा रहा हूं, मैं होशो हवास से इल्जाम लगा रहा हूं कि उन आंदोलनों ने मूल निवासी आंदोलनों की धार को कुंद किया है, क्योंकि वो सब के सब पेड आंदोलन होते हैं। स्वयंसेवी संगठन का अपना कोई भी आत्मनिर्भर फंड नहीं होता, वो सरकार से फंड लेते हैं और सरकार के विरोध में काम कैसे कर सकते हैं आप ये खुद पता लगा सकते हैं। या फिर उनकी फंडिंग बाहर से होती है, अगर बाहर से फंड लेकर के सरकार के विरोध का कार्यक्रम करेंगे तो वो फंडिंग बंद हो जाएगी। इसलिए वो जितने भी आंदोलन है वो पेड आंदोलन है। इसलिए आत्मनिर्भर मूल निवासी आंदोलन जो हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, विचारधारात्मक धरातल पर उनको उन आंदोलनों ने कुंद किया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिर में एक अप्रवासी भारतीयों का आंदोलन चल रहा है। अप्रवासी भारतीयों का आंदोलन जो यहां से गए मूल निवासी समाज के लोग हैं और वहां पर एससी एसटी संगठनों ने अपना संगठन बनाया है और वो आंदोलन के रूप में वहां पर बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती, उनका परिनिर्वाण दिवस, उनका दीक्षा दिवस, ये सब मनाते हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने आंदोलनों का अंतरराष्ट्रीयकरण जरूर किया है। मेरा मानना है उन्होंने इस आंदोलन की बाबा साहेब को ज्यादा विजिबिलिटी दी है। और आज कोलंबिया विश्वविद्यालय में अगर बाबा साहेब का बस्ट लगा, अगर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बाबा साहेब का बस्ट लगा, अगर सैन फ्रेजर यूनिवर्सिटी कनाडा में बाबा साहेब की मूर्ति लगी, यॉर्क यूनिवर्सिटी में बाबा साहेब की मूर्ति लगी, कैलगरी विश्वविद्यालय में बाबा साहब के नाम पर व्याख्यान हो रहा है, अगर कोलंबिया विश्वविद्यालय में बाबा साहब के नाम से पीठ बनी, अगर मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में बाबा साहब से व्याख्यान हो रहा है, तो ये उन एससी एसटी जो अप्रवासी साथी लोग हैं उनकी देन जरूर है। लेकिन साथियों, विचारधारा के धरातल पर अगर वहां के लोगों ने बाबा साहब को प्रसिद्धि दी, उनको एक्सपोजर दिया, लेकिन क्या वही लोग भारत में उसी विचारधारा के आंदोलन से मिलकर के काम कर रहे हैं? अगर नहीं तो फिर यह हमारे लिए चुनौती है। आजकल दलित महिला आंदोलन, यह शब्द प्रयोग किया गया है सर, मैं फिर से यह कह रहा हूं, दलित महिला आंदोलन और दलित महिला फेडरेशन बना करके 1994 से बाकायदा किया जा रहा है। अब इन 8 प्रकार के आयोजनों में अगर एक महत्ता देखें तो वो दिखाई नहीं पड़ रही है। यानी कि जो क्राइसिस है, जो चुनौती है, वो अस्मिता की चुनौती है। कोई दलित नाम से कर रहा है, कोई बहुजन नाम से कर रहा है, कोई एससी एसटी के नाम से कर रहा है। तो एक अस्मिता न होने के कारण, जबकि
जनसंख्या बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद हमारी वो जो मारक शक्ति है वो दिखाई नहीं पड़ रही। और फिर उसके बाद वही जनसंख्या जो दिखाई पड़ती है वो कहीं और किसी की गोद में जाकर बैठ जाती है। वो विचारधारा के विपरीत संगठनों से मिल करके काम करती है। और मैं यहां एक आंदोलन का जरूर जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता चला है कि प्रधानमंत्री उसमें शिरकत करने जा रहे हैं उस कार्यक्रम में, और यह कार्यक्रम है दलित चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, दलित इंडस्ट्रीज चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, डिक्की। मैंने उनसे पूछा, भाई कैपिटल कब से जात वाला हो गया? इस कैपिटल में ये जो चैंबर ऑफ कॉमर्स है ये भी दलित होता है क्या? अगर कैपिटल, उनका मानना है उन लोगों का कि कैपिटल जो है, पूंजी जो है वो जाति को मिटा देगी। तो मैंने उनसे पूछा बरखा दत्त के कार्यक्रम में कि बरखा दत्त ये बताओ, अगर कैपिटल पूंजी जाति को मिटा देगी तो डिक्की को फिक्की में होना चाहिए था, यह अलग से डिक्की क्यों बन गया? अगर जाति खत्म कर दे रहा था दलित इंडस्ट्रीज और चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, तो फिर आपने फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज और चैंबर्स ऑफ कॉमर्स क्यों नहीं बना दिया इनका? और उसमें भी 22.5% इनको आरक्षण देकर के उसके अंदर बैठा देते। लेकिन साथियों नहीं, ये गुमराह करने का अलग से एक चैंबर्स ऑफ कॉमर्स है। इसलिए साथियों, ये जो विचारधारा के धरातल पर ये जो आंदोलन है, ये तो पूरा का पूरा दाल में काला नहीं, पूरी दाल की दाल काली नजर आ रही है। इसलिए आपको समझना चाहिए कि नाम लेकर के बाबा साहेब का फोटो लगा करके, बाबा साहेब का ही फोटो नहीं, अब तो भगवान बुद्ध का और बाबा साहब का और फूले का फोटो लगा करके, और उसके बाद भी चले जाएंगे तो अब तो सभी प्रातः स्मरणीय हो गए हैं। इसलिए साथियों, हमें ये चुनौती को इस प्रकार से देखना है कि क्या मूर्ति लगाने वाला, तस्वीर लगाने वाला, नाम लेने वाला, जय भीम जय भारत कहने वाला, क्या वास्तविकता में विचारधारात्मक धरातल पर भी बाबा साहेब को मानता है? कि नाम तो लेता है बाबा साहब का, लेकिन काम करता है वो वाले बाबा साहब। तो इसलिए हमें बहुत सतर्क होना चाहिए। अब मैं चुनौती, जो एक बहुत भ्रांति बड़ी चुनौती है कि बामसेफ पर एक इल्जाम बार बार लग रहा है कि बामसेफ केवल विचारधारा को ही, विचारधारात्मक धरातल पर ही काम करता है। यह वैचारिक संगठन है, अनशन नहीं करता, यह राजनीति नहीं करता। और कुछ लोग बार बार यह दावा कर रहे हैं कि इस बामसेफ को भी, सर ये आपका इंटरनल मामला है लेकिन मैं एनालिसिस कर रहा हूं, इस बामसेफ को भी राजनीतिक संगठन बना देना चाहिए। इस सवाल को समझने के लिए साथियों बड़ा रिसर्च करना पड़ा, और इस सवाल को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा बामसेफ और बामसेफ के अंदर जो विचारधारा है, जो व्यक्ति हैं, उन सब की प्रकृति को समझना पड़ेगा। जब तक आप बामसेफ के अनुयायियों की, जो बामसेफ के मानने वाले हैं, उनकी प्रकृति नहीं समझ लेते, जब तक आप उनके ज्ञान की परंपरा को नहीं समझ लेते, तब तक इस प्रश्न का उत्तर की नहीं बामसेफ को विचारधारा छोड़ करके राजनीति में कूद देना चाहिए, यह उत्तर नहीं मिल पाएगा।
तो इसके लिए दो प्रकार के उत्तर मेरे पास है। पहला तो आपको बामसेफ के मानने अनुयायियों की, व्यक्तियों की, सदस्यों की प्रकृति को समझना पड़ेगा कि आखिर उनका नेचर क्या है। हु आर दीज पीपल हु फॉलो बामसेफ। और इन समाज में, मूल निवासी समाज में ज्ञान की वह कौन सी परंपरा थी, इस ज्ञान का मर्म क्या है, उसको समझना पड़ेगा। कौन से विचार, किस प्रकार के विचारों का सृजन इस समाज में होता था, इसको समझना पड़ेगा। और उसके बाद आपको समझना पड़ेगा आपके विपक्ष के समाज की प्रवृत्ति और विपक्ष के समाज के ज्ञान का उत्पादन। जब तक ये दो बातें आप नहीं समझेंगे, तब तक आप इस प्रश्न को बार बार उठाते रहेंगे कि विचार का कोई मूल्य नहीं होता, विचारों की कोई वो नहीं होती। तो इसलिए विचार को समझना बहुत आवश्यक है। साथियों, जो प्रकृति है बामसेफ के मानने वालों की, मूल निवासियों की प्रकृति एक बड़े भोले भाले, सीधे साधे, कर्मशील व्यक्तियों की है। नेचर से वो नेचर से अंतर क्रिया करके वह ज्ञान का उत्पादन करता है। वो किताबों से सीख करके ज्ञान का उत्पादन नहीं करता। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि वो नेचर से प्रक्रिया करके, अंतर क्रिया करके ज्ञान का उत्पादन करता था। और इसलिए शारीरिक श्रम से उसका ज्ञान उत्पन्न होता था और वह ज्ञान व्यवहारिक होता था। वर्तमान समय में जीता है मूल निवासी, भविष्य की वो चिंता नहीं करता, भविष्य को संजो करके नहीं, उसकी प्रकृति थी वर्तमान जीवन में। इसीलिए देखिए, हट्टा कट्टा, खूब खाओ खूब पियो, एकदम कस के, वो वर्तमान में जीना चाहता, क्योंकि मेहनत मशक्कत करने वाला अगर हृष्ट पुष्ट शरीर है उसका वर्तमान में, तो वो जिएगा। भविष्य को किसने देखा? यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, isn't it? भस्मीभूतस्य मनः। तो इसलिए वो उसके ज्ञान की परंपरा व्यवहारिक, प्राकृतिक से अंतरक्रिया करके शारीरिक श्रम पर निर्भर करती थी। अब इसके विपरीत वो क्या जानता है, फिर वो क्या समझता है? हमेशा तो वो मेहनत करके जिया, शारीरिक श्रम के जिया। अब ये विचार में उसको कहां बांध रहे हैं आप विचार में जैसे ही उसको बांधने लगते हैं, उसको मिथ्या नजर आता है। दर्शन में मत बांधिए, फिलॉसफी में मत बांधिए, उसको विचारों में मत बांधिए, उसको आप करने के लिए दीजिए। धरना, प्रदर्शन, संघर्ष, लड़ाई, डंडा, झंडा, इसमें वो फिर मस्त हो जाता है। और अगर वो चाहता है कि आर पार लड़ाई होए और हम आप खत्म हो जाए। लेकिन साथियों, इसके विपरीत विश्व का इतिहास गवाह है, विश्व का इतिहास गवाह है कि जितनी भी समाज हुए हैं जिन्होंने अपना वर्चस्व कायम किया है, जितने भी समाजों ने विश्व में अपना वर्चस्व कायम किया है, उनके ज्ञान की परंपरा दर्शन पर आधारित रही है, फिलॉसफी पर आधारित रही है। और वो क्या होता है फिलॉसफी? आंखों से देखो और मस्तिष्क से प्रक्रिया करके और बाकायदा एक तारतम्य बैठा करके ज्ञान को कोडिफाई कर दो। आंखों से देखो, मस्तिष्क से प्रक्रिया करके, तारतम्य बैठा करके और उसको कोडिफाई नॉलेज कर दो। यानी कि सूरज निकल रहा है, बड़ा लाल है, अरे गर्मी तो देखो उसकी भैया, किसान पर कितना गर्म है ये नहीं देखा, लेकिन उसकी लाली पर कविताएं खूब लिखी गई। कार्तिक में चंद्रमा
बड़ा अच्छा लग रहा है उनको, इस पे तो कविता लिखी गई, लेकिन कार्तिक की ठंड पे उन्होंने कविता नहीं लिखी, जिसमें आंतें सुकड़ जाती हैं, जिसमें हड्डियां पसली पिघल जाती है, वो नहीं लिखा। इसलिए उनके ज्ञान की परंपरा दर्शन पर आधारित रही और दर्शन को कोडिफाई करके उन्होंने अपने ज्ञान का संचयन किया, उसको संचित कर दिया, और जब ज्ञान का संचय हो गया तो उस आधार पर उन्होंने समाज के समाजों को अपने वशीभूत कर लिया, क्योंकि लिखित और कोडिफाइड विचार मौखिक ज्ञान से हमेशा ऊंचे स्तर पर रखे जाते हैं। यह लिखित प्रमाण है विश्व के इतिहास का। और इसलिए साथियों, मुझे लगता है बामसेफ ने जो विचार और विचारों को पैदा करने वाले विचारकों, इन सब को बाकायदा उत्पादित करना चाहिए। अगर ये उत्पन्न नहीं हुए, विचार उत्पन्न नहीं हुए, विचारक उत्पन्न नहीं हुए, विचारों के उत्पन्न करने वाले नहीं हुए, तो बामसेफ से मैंने सीखा है, विचारों को अगर बार बार न मांझा जाए तो विचार मर जाते हैं। विचार जब मरते हैं तो विचारक मर जाते हैं। विचारक जब मरते हैं तो इतिहास मर जाता है। जब इतिहास मरता है तो समाज नेस्तनाबूद हो जाता है। जैसे कि हमारा संरचनात्मक प्रक्रिया के अंदर अगर विचार पैदा करने हैं तो विचार ऐसे ही नहीं, विचारधारा के अंतर्गत ही पैदा होंगे, और विचारधारा के अंतर्गत के साथ साथ संगठन के अंदर पैदा होंगे। और इसलिए भविष्य जो है, भविष्य की जो चुनौती है, वो मुझे जो नजर आ रही है वो ये है कि हमको अपने डिस्कोर्स को ही बदलना पड़ेगा। हमें बामसेफ, मूल निवासी संघ और इनको अपनी भाषा, अपने भाषा के अंदर प्रयुक्त युग्म जो यूफेमिज्म है, एग्जाम्पल्स है, और जिस प्रकार के प्रक्रिया का वर्णन हम करते हैं, मुझे लगता है उसको थोड़ा ट्विस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि भविष्य की जो संकल्पना बामसेफ या आजकल चल रही है, उसमें यह कहा जा सकता है बामसेफ संरचनात्मक राष्ट्रवाद का आंदोलन है। बामसेफ को जातिवादी आंदोलन करके घोषित किया गया कि यह जातियों का आंदोलन है। उसकी जो काट है वो मूल निवासी आंदोलन में दी गई, लेकिन मुझे लगता है मूल निवासी समाज की अस्मिता हो सकती है, मूल निवासी समाज की अस्मिता हो सकती है, लेकिन हमारा ध्येय समता मूलक समाज की अगर स्थापना है तो राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया भी वहीं से गुजरती है। हम बामसेफ जो कर रहा है वो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में लिप्त कार्यक्रम है, और इसलिए यह जातिवादी आंदोलन नहीं है। कम से कम मैं अपने यूथ जो अपनी गर्लफ्रेंड्स को बताते हुए डरते हैं कि मैं बामसेफ का कार्य करता हूं, क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड यह कहेगी कि यह तो जातिवादी आंदोलन में लिप्त है। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं अपने यूथ से कि दिस इज नॉट ए मूवमेंट ऑफ कास्ट, दिस इज ए नेशन बिल्डिंग मूवमेंट। प्लीज नोट इट डाउन। जो लोग यहां बैठे हुए हैं वो सब के सब राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में कार्य कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और इसलिए बहुजन आंदोलन ने साथियों राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर आगे बढ़ाया है, और इसलिए हमारा भविष्य मुझे लगता है बड़ा उज्जवल है, क्योंकि हम संविधान की बात कर रहे हैं, हम संविधान में प्रजातांत्रिक मूल्यों की बात कर रहे हैं, हम राष्ट्र के निर्माण की बात कर रहे हैं, हम किसी की संस्कृति के विरोध में नहीं खड़े हैं, हम अपनी समानांतर संस्कृति, पैरेलल कल्चर को बनाना चाहते हैं, किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हो सकता है
तुम्हारा कुंभ का मेला बड़ा अच्छा हो, लेकिन हमारा पेरियार का मेला भी किसी से कम नहीं है। तुम्हारा दुर्गा और तुम्हारे गणेश का विसर्जन बहुत अच्छा लगता है तुमको, लेकिन हम तो सृजन की बात करते हैं, विसर्जन की बात नहीं करते। इसलिए साथियों, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया जो कि डिस्कशन हो चुका है, वो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के अंदर प्रतिनिधित्वकारी जो 10 संस्थाएं हैं भारत की, 10 संस्थाओं में बामसेफ और मूल निवासी संगठन को अपना प्रतिनिधित्व मांगना पड़ेगा, और वो मांग भी रहा है, लेकिन मुझे लगता है रेखांकित करना पड़ेगा ये जो 10 संस्थाएं हैं। सबसे पहले जुडिशरी में हमें अपना प्रतिनिधित्व मांगना होगा। पॉलिटी में अपना प्रभावी प्रतिनिधित्व, ये नोशनल रिप्रेजेंटेटिव नहीं चलेंगे, प्रभावी प्रतिनिधित्व। पॉलिटी में तीसरा, ब्यूरोक्रेसी में हमारा पूर्ण बहुमत होना चाहिए। हमारा पूर्ण बहुमत ना हो, प्रतिनिधित्व तो जनसंख्या के आधार पर नहीं चलेगा। 50% हमारी भागीदारी दिखाई भी पड़नी चाहिए, 85% तो हम मांग भी नहीं रहे। तो ब्यूरोक्रेसी। चौथा, इंडस्ट्री में हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। पांचवा, यूनिवर्सिटी में हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये जो छठा है वो मीडिया एज ए इंडस्ट्री। जब तक इसमें हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होगा, हमारा बामसेफ के आंदोलन के भविष्य का एजेंडा नहीं तय होगा। सातवां, जो हमारे यहां आजकल हमने बताया, स्वयंसेवी संगठन भी बामसेफ के अपने स्वयंसेवी संगठन होने चाहिए। हमने ये देखा है, बामसेफ के जब प्रचारक अपना स्वयंसेवक संगठन बना करके आके हमको रिपोर्ट करने लगेंगे, मुझे याद आता है हमारे राजनीतिक दल क्यों बनाना चाहिए। तो साथियों, बामसेफ क्यों नहीं आने वाले समय में किसी को गोद लेगा? हम क्यों बनाएंगे? क्यों अपना रिसोर्स तय करेंगे? हमारे प्रचारक इतने बलशाली हो जाएंगे, हमारे प्रचारक अपनी विचारधारा पर इतने खड़े हो जाएंगे कि हम हर तरफ बोलेंगे और हमारी बात सुनी जाएगी। हम क्यों अपना वो करें? आठवां जो हमको मांग करनी है वो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बन गई है साथियों। आज इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर और इतने भी कल्चर हों, उसके अंदर हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। और उसके बाद मुझे लगता है धर्म जो हम बात कर रहे हैं, मैं धर्म में मंदिर में प्रवेश की बात नहीं कर रहा हूं, आप डरिए नहीं। मैं कह रहा हूं कि ये जो बड़े बड़े मंदिर हैं, 1 लाख करोड़ का पद्मनाभ मंदिर, 5000 करोड़ का तिरुपति मंदिर, तो ये जो मंदिर हैं, इन मंदिरों में वैष्णो देवी में, और इसके बाद आपके यहीं नासिक से आगे शिरडी के साईं बाबा सभी जानते हैं, और उसके बाद सिद्धि विनायक, पुरी जगन्नाथ, इन मंदिरों के ट्रस्टों के अंदर बिना टैक्स का पैसा जमा है। इनको टैक्स लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? टैक्स लगा करके मूल निवासी समाज के लिए कोई कार्यक्रम बनाए। यह पैसा भारत समाज का पैसा है, भारत राष्ट्र का पैसा है, जो बिना यूज हुए, बिना टैक्स के यूज हुए पड़ा है। और ये फेमा और फेरा दोनों का उल्लंघन हो रहा सर। इसलिए टैक्स लगाना चाहिए, और लगा करके हमारी कोई कम से कम कोई योजना बना दें। हमारी योजना बन जाए तो हम, मुझे लगता है कि माफ कर देंगे। आप चढ़ावा कितना चढ़ाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें सप्लाई, उसमें खाने की सप्लाई में क्या हम लोग को ठेका मिल सकता है? 2000 आदमी खाता है, 2000 एक मंदिर में खाता है, और उसके अन्न की सप्लाई होती है, वो कौन करता है? इसका भी जवाब हमें चाहिए। मुझे लगता है कि अगर बामसेफ के इस संगठन की बात करेंगे तो वो जो चुनौतियां हैं वो थोड़ी थोड़ी कम होती दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि गिलास
बहुत लोगों को खाली आधा दिखाई देता है, लेकिन मुझे भरा भी दिखाई देता है। और वो भरा इसलिए दिखाई देता है कि सर आपका संगठन 6 भाषाओं में पत्र निकालता है। मूल निवासी टाइम, मूल निवासी ऑर्गेनाइजर, मूल निवासी संघर्ष, मूल निवासी जो गुजराती का पेपर, पंजाबी का संघर्ष, इतने पेपर निकाल रहा है, हमको पता ही नहीं है कि हम 6 पेपर निकाल रहे हैं। 21 पब्लिकेशन है, हमारी वेबसाइट है, हमको पता ही नहीं। हमारा मूल निवासी संघ अखिल भारतीय स्तर पर काम कर रहा है, हमको पता ही नहीं। हमारे संगठन का जनतांत्रिकरण हो गया, हमको पता नहीं। हम मिला रहे हैं कि उनका बामसेफ चल रहा है। सर उसको तो एक्सपोज करना पड़ेगा, नहीं अगर हम उसको एक्सपोज नहीं करेंगे तो कह रहीम कैसे निभे केर बेर के संग, वो तो झूमत आपने फाटत उसके अंग। वो केले का और बेर का पेड़ एक साथ नहीं रह सकता। बेर के पेड़ को एक्सपोज करना ही पड़ेगा। जब बेर के पेड़ को एक्सपोज करेंगे, क्योंकि वो हम पर चिपकता है, ऐसा लगता है कि वो बामसेफ काम जो कर रहा है वो हम ही लोग काम कर रहे हैं और हमारे ऊपर उंगली उठती है। इसलिए ये लाइन खींच करके बताना ही पड़ेगा कि इस बामसेफ की सकारात्मक खूबी क्या है, तभी मुझे लगता है भविष्य तय हो सकता है। जय भीम, जय भारत।